आता है जनसंख्या और जनगणना। एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है। तो देखिए, पहले कुछ अगर टर्म्स अपन देखें, पहला शब्द आता है डेमोग्राफी। व्हाट इज द डेमोग्राफी? डेमोग्राफी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन करना। जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है, किस दर से घट रही है, कितना बढ़ रही है, कितने बच्चे हैं, कितने लिंगानुपात क्या है, युवा आबादी कहाँ ज़्यादा है, वृद्ध आबादी कहाँ ज़्यादा है। जैसे जापान है, वृद्धों का देश कहलाता है, भारत है, युवाओं का देश कहलाता है। यहाँ 65% आबादी जो है वो बिलो 35 की है, और जापान में 70% आबादी एबो 50 है। तो जापान क्या कहलाता है? बूढ़ों का देश कहलाता है। इंडिया क्या कहलाता है? युवाओं का देश कहलाता है। तो डेमोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या किस रूप में बढ़ रही है, किस रूप में घट रही है, समाज में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या का क्या रेशियो है, लिंगानुपात क्या है, आबादी के अंदर क्या रेशियो है, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन करना। 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या क्या है। अगर मान लीजिए राजस्थान का लिंगानुपात 1000:928 है, लेकिन 0 से 6 का जो लिंगानुपात है वो 906 है या 888 है। 888 है ना सर? 888 है। तो इससे क्या शो हो रहा है? मतलब कन्या भ्रूण हत्या अभी भी बंद नहीं है। हमने वृद्ध महिलाओं को, एजड महिलाओं को तो मरने से बचा लिया, लेकिन कन्याओं को हम फिर भी मार रहे हैं। यही शो कर रहा है। लड़कियों को जन्म के साथ उसको मार रहे हैं, ये तो हम कर रहे हैं। एज महिलाओं की हमने देखभाल शुरू कर दी, तो वो जो वृद्ध महिलाएं हैं उनका जीवन काल बढ़ गया, तो ओवरऑल लिंगानुपात तो बढ़ गया। 50, 60, 70 साल की जो महिलाएं हैं उनकी हमने देखभाल की, उनकी एज बढ़ गई। लेकिन 0 से 6 का जो है वो अभी भी नीचे आ रहा है, यानी लड़कियों को जन्मते ही मार रहे हैं। ये सभी चीज़ें डेमोग्राफी में आती है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना जरूरी होता है। किसी भी देश के लिए क्या आबादी है, उसके अनुसार उसकी पॉलिसीज वगैरह बनती है। दूसरा आता है यहाँ एक वर्ड, और वो आता है पॉपुलेशन थ्योरी, जनसंख्या सिद्धांत। पॉपुलेशन थ्योरी किसे कहा जाता है? किस साइंटिस्ट के दिया हुआ है? जनसंख्या सिद्धांत किस वैज्ञानिक के दिया हुआ है? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था माल्थस। साइंस वाले पढ़ते हैं इसको अच्छी तरह से। माल्थस ने जो है जनसंख्या सिद्धांत दिया था। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस क्या कहता है? माल्थस ये कहता है कि जनसंख्या जियोमेट्रिक वे में बढ़ती है। जनसंख्या में बढ़ोतरी दर बहुत तेज रहती है, गुणात्मक रूप से बढ़ती है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से गुणात्मक। संसाधन, मकान, घर, दुकान, व्हीकल्स, वो धनात्मक रूप से बढ़ते हैं। तो 5 पीढ़ी बाद ये तो कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और ये भी 2, 4, 6, 8, यानी आधी हो गई। संसाधन क्या हो गए? आधे हो गए। तो जनसंख्या में हमेशा संसाधनों को लेकर के संघर्ष रहता है, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी और संसाधन उस रूप में बढ़ेंगे नहीं। तो संसाधन धनात्मक रूप से, जनसंख्या गुणात्मक रूप से बढ़ती है, इसलिए हमेशा पॉपुलेशन में स्ट्रगल होता है। और माल्थस का यही सिद्धांत जो है वो डार्विन के जनसंख्या सिद्धांत से मिलता जुलता भी है।
डार्विन क्या कहता है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के जो 5 पॉइंट आपने पढ़े होंगे ना, ओवर पॉपुलेशन, हर एनिमल अत्यधिक संख्या में जो है वो बर्थ करता है। हर एनिमल्स, डार्विन के अनुसार अगर सारी मक्खियों को अगर अंडे जो दे रही है उसको अगर हमने जीवित रखा तो 3 साल 2 साल के अंदर पूरी धरती पर मक्खियों की लहर बर्थ आ जाएगी। ओवर पॉपुलेशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उनमें अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है, वो आपस में भी होता है, दूसरों से भी होता है। उसके बाद में वेरिएशन, जब स्ट्रगल करेंगे तो उसमें क्या होगा? परिवर्तन आएंगे। कुछ परिवर्तन धनात्मक होंगे, कुछ परिवर्तन क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। जो धनात्मक होंगे वो बेनिफिशियल होंगे, ऋणात्मक होंगे वो नुकसानदायक होंगे। और फिर जो है जिनके बेनिफिशियल परिवर्तन आ रहे हैं उनको क्या करती है? नेचुरल सिलेक्शन करती है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो फिट होंगे वो सर्वाइव करेंगे और नेचर उसको आगे वाली पीढ़ी के लिए चयन करेगी, आगे वाली जनरेशन के लिए चयन करेगी। ये माल्थस और डार्विन एक जैसे सिद्धांत है भाई। सर्वाइवल ऑफ, आपने डार्विन का सिद्धांत तो पढ़ा होगा ना साइंस में, साइंस में तो पढ़ रहे हैं ना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वेरिएशंस आएगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और एक चीज ध्यान रखना है कि डार्विन कहता है कि फिट कौन सा है? जो रिप्रोडक्टिव फिट है, जो रिप्रोडक्टिव रूप में फिट है उसी को फिट माना गया। अन्यथा अगर वो संतान नहीं कर पाएगा तो वो फिट नहीं है। रिप्रोडक्टिव फिट है उसी को फिट माना। तो जनसंख्या सिद्धांत माल्थस का है, जो डार्विन के जनसंख्या सिद्धांत, डार्विन के थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से काफी मिलता जुलता है। और माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहता है कि संसाधनों को लेकर के हमेशा जनसंख्या में संघर्ष। जैसे आपने इसका नाम सुना होगा, वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस, नाम सुना हुआ है क्या? व्हील चेयर पर जो रहता था, पूरी बॉडी इसकी जो है वो पैरालाइज थी, व्हील चेयर पर ही रहता था। इसने 2 बातें कही थी बहुत इंटरेस्टिंग। इसकी किताब है हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, बहुत फेमस किताब है, वर्ल्ड फेमस हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। इसने 2 बातें की थी। एक बात तो ये कह रहा है कि हमें स्पेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। बहुत सारी कई जगह हमारे से एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती है तो हमको वो अपना गुलाम भी बना सकती है। नास्तिक कह सकते हैं, बाकी इसने मतलब गॉड को नहीं माना था। इसने कहा गॉड वर्ड कुछ नहीं था, नास्तिक था ये। और हमें स्पेस के साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पेस में हमारे से एडवांस सिविलाइजेशन भी हो सकती है। दूसरा ये कहता है कि पृथ्वी अपनी कैरिंग कैपेसिटी पर आ चुकी है। कैरिंग कैपेसिटी समझते हैं? धारण क्षमता, धारण क्षमता पर आ चुकी है। क्योंकि 1/3 तो हमें क्या चाहिए? वन चाहिए हमारे खुद के सर्वाइव करने के लिए। वर्तमान में आबादी कितना है, कोई बता सकता है? मनुष्य आबादी कितना है? 8 अरब और समथिंग करोड़ के आसपास है। 8 अरब समथिंग करोड़। 10 अरब को इसने कैरिंग कैपेसिटी बताया था। पृथ्वी 10 अरब से ज़्यादा लोगों को धारण नहीं कर सकेगी। और बढ़ती मनुष्य की आबादी मनुष्य में महामारियां और मनुष्य के अंदर जो है स्ट्रगल लाएगी और मनुष्य का अस्तित्व खत्म कर देगी। जैसे अपन ने कोरोना देखा, अभी कोरोना अभी अपन ने देखा था ना, ऐसी महामारियां आ सकती। इसका ये भी कहना था। पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? 11 जुलाई। 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, 11 जुलाई। अब जनगणना पर आए तो राजस्थान में जनगणना का जनक किसको माना गया है? ये तो अपन ने पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से। बताओ भाई, राजस्थान में जनगणना का जनक? हाँ पकड़ा सही है, लेकिन नाम बताइए। मुणोत नैणसी। मुणोत नैणसी, नैणसी की ख्यात, पहली बार इसने जो है जनसंख्या का वर्णन किया। मुणोत नैणसी को हम जो है राजस्थान में जनसंख्या का जनक मानते हैं। वैसे प्राचीन काल में भी होती है, लेकिन अगर पूछे राजस्थान में जनगणना का जनक तो है वो मुणोत नैणसी। भारत के संदर्भ की बात करें, पहला आता है 1872। वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड मेयो।
लॉर्ड मयो ने जो है जनसंख्या का अनुमान लगाया था। जनगणना अपन नहीं कर सकते इसका, एक जनसंख्या का अनुमान। एक गांव में गए कितने लोग रहते हैं कि साहब 500 लोग रहते हैं, दूसरे गांव में कितने लोग रहते हैं 700 लोग रहते हैं, ऐसा अनुमान लेकर के कितनी आबादी हो सकती है, इतना आबादी हो सकती है। वैज्ञानिक जनगणना जिसमें डोर टू डोर जाना, पता करना कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने वृद्ध है, वो 1881 से स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1881 में पहली बार वैज्ञानिक रूप से जनगणना करवाई थी, और इसी परंपरा को फॉलो करते हुए हम आज तक करवा रहे हैं। 2021 में हम नहीं करवा पाए कोरोना की वजह से, अन्यथा हम जो है वो आज तक करवा रहे हैं। अब नहीं, अब अभी स्टे आ गया। अभी आया था ना कुछ दिन पहले कि सरकार ने जो है वो झीलों में छेड़छाड़ नहीं करेगी, क्योंकि जनगणना का आदेश आ गया कि भाई ये तो हो सकता है ये 25-26 नहीं तो 31 में ही होगा। अभी स्टे आ गया वापस। 1881, 1891, 1901, 1911, 1921 कंटिन्यू चलती आ रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1921 की जनगणना में क्या विशेषता रही थी? 1911 के बाद में 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा था, इंडिया भी गया था उसके अंदर। और उसके अलावा इंडिया में महामारियां तेजी से फैली थी, बंगाल के अंदर प्लेग फैला था, जबरदस्त आबादी बहुत डाउन हो गई थी। तो 1921 में 1911 की तुलना में आबादी में क्या आई थी? कमी आई थी, जिसको अपन क्या कहते हैं? लेफ्ट ईयर कहा जाता है। 1919 से 1911 से 1921 तक लेफ्ट ईयर कहा जाता है। जनसंख्या में बढ़ोतरी के स्थान पर कमी, अन्यथा हर जनगणना में कुछ बढ़ोतरी मिलती है। इस बार 11 की तुलना में कम मिली, कारण अकाल, प्लेग, इनकी वजह से। 1931 की क्या विशेषता रही थी? अब वो तो सभी वो 1931 की जनगणना जो है वो राजस्थान में जातीय जनगणना, ध्यान रखना ये अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतिम जातीय जनगणना थी। वो जनगणना नहीं हुई, गिनती भी नहीं हुई है, अनुमान हुआ है। जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय, अपन ने पढ़ा है संविधान की 7वीं अनुसूची। जनगणना करवा सकती है तो केवल जनसंख्या का अनुमान स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लगा सकती है, लेकिन जनगणना जिसको अपन डोर टू डोर कहते हैं वो संघ सूची का विषय है। ये तो आपने पढ़ा होगा, जनसंख्या संघ सूची का विषय। स्टेट गवर्नमेंट का जनसंख्या से कोई संबंध नहीं होता, वो भारत सरकार ही करवा सकती है। अगर जनगणना करवाना है कि नहीं करवाना है, कोई राज्य सरकार अपने स्तर पर कुछ भी नहीं कर सकती। वो अनुमान लगा सकती है कि हम अपनी योजनाओं के लिए एक आइडिया चाहिए कि कितना % कौन सी जाति के लोग हो सकते हैं, एक मोटा मोटी आइडिया जरूर ले सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से नहीं कर सकते। 1931 में अंतिम जातीय जनगणना थी, जिसमें हर गांव के अंदर कितने, कौन सी जाति के लोग कितने हैं, वो लास्ट जातीय जनगणना 1931 में होगी। 100 साल होने को आ रहे हैं, उसके बाद में कभी कोई जातीय जनगणना नहीं हुई। 1941, 1951 आज़ादी के बाद में पहली जनगणना, आज़ादी के बाद में पहली जनगणना। 61, 71, 81, 91, 2001, 2011। 2011 में क्या विशेषता रही थी? जातीय जनगणना हुई थी लेकिन डाटा प्रकाशित नहीं की, डाटा प्रकाशित नहीं किए गए थे। वो सरकार ने जो है वो जातिगत डाटा प्रकाशित नहीं किया। जनगणना तो हुई थी लेकिन जातिगत डाटा प्रकाशित नहीं किया। 2021 में फिर हुई नहीं है, अभी 2024-25 में स्टार्ट होने वाली थी, वो भी अभी खटाई में पड़ी हुई है। हो सकता है अब 2031 में, क्योंकि बार बार डिमांड क्या उठ रही है? जातीय जनगणना कराई जाए। बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे स्टेट जातीय जनगणना का कर रहे हैं। तो है जातीय जनगणना के ड्रॉबैक भी है, जातीय जनगणना के बेनिफिट्स भी है। ड्रॉबैक तो यह है कि जहां जिस जाति की संख्या ज़्यादा होगी वो हमेशा के लिए फिर वो जाति वहां आ जाएगी डोमिनेंट के रूप में। और बेनिफिट इसका ये है, हो सकता है कि
कौन सी जाति के लोग ज़्यादा है, उसी के अनुसार फिर वो जो है योजनाएं बनाए। कुल मिलाकर के जाति जनगणना से बेनिफिट्स भी अपने हैं और लॉस भी अपने हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट है। अब आरक्षण और की बात है ना, जैसे अब ओबीसी कितने हैं, कोई कहते हैं 52% है, कोई कहते हैं 55% है, कोई कहते हैं 50% है, कोई कहते हैं 40% है। आरक्षण कितना है ओबीसी का? 21% ही है। जनरल आबादी कितना है, तो कोई कह रहा है 15 है, कोई कह रहा है 20 है। आरक्षण 10% है। तो आरक्षण के लिए आपको जाति का थोड़ा ज्ञान होना तो जरूरी है, लेकिन उसका फिर वो गवर्नमेंट की पॉलिसी पर है किसमें। तो 2021 में जो जनगणना होनी थी, जो अभी नहीं हो पाई है, वो कौन सी भी जनगणना है? आजादी के भारत की कौन सी भी जनगणना है? तो ये 15वीं, देश की 15वीं जनगणना होगी 2021 में, अगर होती है 15वीं जनगणना होगी। अब अपन राजस्थान को देखें। राजस्थान जनसंख्या में देश में कौन सा स्थान आता है? 2011, अपने पास में डाटा 2011 का है, यानी कि 13 साल पुराने डाटा ही अभी चलेंगे। है 7वां है तेलंगाना, ये तो मैं कह रहा हूँ, तेलंगाना के बढ़ने के बाद में 8वां स्थान हो गया। तो मैं इसमें देखूंगा, चेक करेंगे। तेलंगाना बढ़ने के बाद में एक स्थान आगे पीछे हुआ था। फिर राजस्थान में जो है लिंगानुपात क्या है, महिला आबादी पुरुष, डाटा है इसके अंदर, कोई समझने का तो है नहीं। तो मैं जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो बता रहा हूँ, लिखिए आप इसको फिर पहले। जनगणना, तो पहला लिखिए डेमोग्राफी, जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन। दूसरा लिखिए जनसंख्या सिद्धांत। जनसंख्या सिद्धांत, वैज्ञानिक माल्थस, मालआदा-थस, वैज्ञानिक माल्थस, वैज्ञानिक माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था। वैज्ञानिक माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार जनसंख्या गुणात्मक रूप में, जनसंख्या गुणात्मक रूप में और संसाधन धनात्मक रूप में बढ़ते हैं। संसाधन धनात्मक रूप में बढ़ते हैं। इस कारण जनसंख्या में संसाधनों को लेकर, जनसंख्या में संसाधनों को लेकर हमेशा संघर्ष रहता है। संसाधनों को लेकर हमेशा संघर्ष रहता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। माल्थस का यह सिद्धांत डार्विन के, माल्थस का यह सिद्धांत डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से मिलता है। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से मिलता है। प्राकृतिक चयन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से मिलता है। अगला पॉइंट,
जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, वर्ल्ड जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। जनसंख्या को जनगणना को संघ सूची का विषय रखा गया है, जनगणना को संघ सूची के विषय में रखा गया, जनगणना को संघ सूची के विषय में रखा गया। संघ सूची भारत सरकार करा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करा सकती। संघ सूची के विषय में रखा गया है। संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऐसे सूचियां होती है ना, संघ सूची में रखा है। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। राजस्थान में जनसंख्या की पहली गणना, राजस्थान में जनसंख्या की पहली गणना मुणोत नैन्सी द्वारा, मुणोत नैन्सी द्वारा अपनी पुस्तक, मुणोत नैन्सी द्वारा अपनी पुस्तक मारवाड़ रे परगनारी विगत, मारवाड़ रे परगनारी विगत, मारवाड़ रे परगनारी विगत सबने पढ़ी हुई किताब ये परगनारी विगत में उल्लेख की थी या वर्णन किया था। मुणोत नैन्सी ने जनसंख्या का पहली बार वर्णन जो है मारवाड़ रे परगनारी विगत पुस्तक में किया। पैराग्राफ को फिर चेंज करके लिखिए। भारत में पहली जनगणना, भारत में पहली जनगणना 1872 में, 1872, 1872 में लॉर्ड मयो द्वारा, लॉर्ड मयो, मयो, मयो कॉलेज है ना अजमेर का, उसी के स्थापित किया हुआ है, लॉर्ड मयो द्वारा की गई थी। लॉर्ड मयो जो है वो एकमात्र वायसराय था, अंग्रेज या गवर्नर जनरल था जिसकी भारत में हत्या हुई थी। यह अंडमान निकोबार गया था, जेल का निरीक्षण कर रहा था। एक अफगान कैदी था जो कि वहां जेल के अंदर दाढ़ी बनाने का काम करता था। उस अफगान कैदी की खुंदस थी, जैसे ही ये पास में निकला उस अफगान कैदी ने इसकी जो है वो गर्दन काट दी। तो लॉर्ड मयो एकमात्र वायसराय था जिसकी इंडिया में हत्या हुई थी। बाकी सारे वायसराय जो था वो ससलामत यहाँ से वापस, अफगान कैदी ने इसको मारा। उपाधि नहीं, मेंबर्स वहाँ का, जैसे ना हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स, मेंबरशिप, मेंबर्स जैसे अपने होता है ना सांसद, वैसे हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर हो तो वो लॉर्ड लगेगा नाम पे। लॉर्ड का मतलब महाराजा, महाराज, मी लॉर्ड कहते हैं ना, मेरे स्वामी, स्वामी महाराज। अंग्रेजों को भगवान बोल, अंग्रेजों को आज़ादी से पहले तो ये न्यायाधीशों को भी मी लॉर्ड के नाम से बोलते थे, वो तो अभी बंद किया है। मी लॉर्ड से अपने कभी टीवी में नहीं देखा क्या, फिल्म में देखा होगा ना, मी लॉर्ड्स ये क्या कर रहे हैं, तो वो तो अंग्रेज हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं रोकवा दिया, सीधे सर, सर बोल दो, आप साहब बोल दीजिए, सर बोल दीजिए, कोई नहीं। लॉर्ड बोलना क्या क्या, वो स्वामी, जैसे अब ये ना जन गण मन अधिनायक जय हो, अधिनायक क्या हुआ, अधिनायक किसको कहते हैं, तानाशाह को कहते हैं अधिनायक। उस समय ब्रिटेन जो का जो आया था जॉर्ज पंचम, उसके सम्मान में जो गाया था, तो उसको हमने अपना मतलब क्या क्या वो घोषित किया था, तानाशाह सर्व कुछ है। तो हमारे जनगण मन में भी जो है वो अधिनायक शब्द हटना चाहिए। अधिनायक शब्द जो है वो किसका सूचक है, एक तरह से तानाशाह, हम उसके गुलाम हैं, इस चीज का सूचक है। अधिनायक वो तो अब वो आजादी से पहले का रचा गाते हैं तो। कल इसकी जयंती थी, क्या नाम है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नहीं सॉरी मौलाना अबुल कलाम नहीं, सर सैयद अहमद खान, हाँ अलीगढ़। क्या विशेषता थी, कोई 2-5 लाइनें बोल सकते हैं उसके बारे में, सर सैयद अहमद खान के बारे में 2 लाइनें 5 लाइनें
हैं। और सर सैयद अहमद खान मुस्लिम रिफॉर्मर्स में सबसे आगे थे। इन्होंने सबसे पहले जो है वो अंग्रेजी शिक्षा का सपोर्ट किया। उस समय देवबंद वगैरह जो है वो फारसी और उनका सपोर्ट करते थे। सर सैयद ने अंग्रेजी शिक्षा का सपोर्ट किया। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो खोला, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1920 में कन्वर्ट हुआ। इन्होंने आधुनिक शिक्षा के पहले पक्षधर थे, आधुनिक शिक्षा का सपोर्ट किया। इनका ये मानना था कि अगर हमें अंग्रेजों से मुकाबला करना है तो हम जो है जब तक उनके बराबर शिक्षित नहीं हो जाएंगे तब तक उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उन्होंने जो है अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला, जो धीरे धीरे डेवलप होता हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया। 1920 में एएमयू की स्थापना हुई। तो मुस्लिम समुदाय के अंदर अंग्रेजी एजुकेशन के प्रति जो है वो जागृत करना, मॉडर्न एजुकेशन के प्रति जागृत करने में इनका सबसे बड़ा रोल है। और इतना बड़ा रोल है कि देवबंद ने इनके खिलाफ में फतवा दे दिया था, लेकिन फिर भी वो उन्होंने जो है अपना प्रयास जो है वो जारी रखा। ये आधुनिक शिक्षा और आधुनिक जो स्कूल कॉलेज थे, तो जामिया में देख, इसका नाम है ना वो अलीगढ़, तो उसमें देख लीजिए आप, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत जितने भी कोर्सेज है वो सारे के सारे होते हैं। वैसे ही जामिया है, उसको किसने स्थापित किया था? जामिया को किसने खोला था? जामिया को खोलने में सबसे बड़ा रोल था वो जाकिर हुसैन का था, जो 3rd प्रेसिडेंट बने थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ, वो भी क्या है, मॉडर्न एजुकेशन, वर्ल्ड में टॉप नहीं, अलीगढ़ ज़्यादा अच्छा रहता है जामिया की तुलना में। अलीगढ़ के अंदर जो है वो एजुकेशन का लेवल ऊपर है, जामिया का एजुकेशन लेवल थोड़ा सा अलीगढ़ से नहीं, लेकिन दोनों टॉप है। तो उसका कारण क्या था कि उन्होंने मतलब क्या कि एक छोटा सा सपना लिया कि मैं एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोलूं। वो इंग्लिश मीडियम का स्कूल बढ़ते बढ़ते आज एक यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया। मॉडर्न एजुकेशन, जब मेडिकल कॉलेज जिस संस्था का हो तो आप देख लीजिए कितना बड़ा संस्था हो। मेडिकल कॉलेज खोलना तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बीकानेर में कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, राजस्थान में ही है 2-3 एक मेडिकल। तो वो इसका सर सैयद अहमद खान का था। आगे लिखिए, कहाँ तक लिखा है? पहली वैज्ञानिक जनगणना, पहली वैज्ञानिक जनगणना, पहली वैज्ञानिक जनगणना 1881 में, 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा कराई गई थी। लॉर्ड रिपन द्वारा करवाई गई थी। दो 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना आजादी के पश्चात पहली आजादी के पश्चात 7वीं जनगणना, आजादी के पश्चात 7वीं जनगणना, नहीं 7वीं आजादी के पश्चात की बात की, 51 के बाद में टोटल 7वीं जनगणना। आजादी के बाद 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 सीधे आ रहे हैं, 7वीं जनगणना आ रहे हैं। आजादी के बाद 7वीं और कुल 15वीं जनगणना है, कुल 15वीं 15वीं जनगणना है। ये 2011 की बात करें अपन, नहीं 15वीं जनगणना ये होगी तो 16वीं होगी, अगर होगी तो 16वीं होगी। अभी तक, अभी जो अपने पास डाटा है 15वीं जन आजादी के बाद 15वीं जनगणना है। अब आते हैं मुख्य बिंदु, इसमें जो है वो मुख्य बिंदु जो है लिख लेते हैं। पहला, जनगणना के मुख्य बिंदु, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, मोटा मोटी डाटा रखिए, सारा रखने की जरूरत नहीं है। कुल जनसंख्या 6 करोड़ 6.86 करोड़, 6.86 करोड़, 6.86 करोड़।
किसका? हाँ, उसका शामिल, इसको भी शामिल कर लेंगे। कितने हो रही है? आगे लिखिए, भारत की जनसंख्या का प्रतिशत, राजस्थान का प्रतिशत भारत में 5.67%। 5.67%। भारत की जनसंख्या में प्रतिशत, हाँ, भारत के अंदर योगदान कितना है राजस्थान का, कितना प्रतिशत है? 5.67%। 5.67%, यानी भारत की जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या का कितना हिस्सेदारी है? 5.67%। 5.67। विश्व की जनसंख्या में प्रतिशत, विश्व की जनसंख्या में प्रतिशत 1.6%। 1.6%। देश में जनसंख्या में स्थान, देश में जनसंख्या में स्थान 7वां स्थान बता रहे हैं, 7वां जनसंख्या में स्थान, 7वां। इसमें ब्रैकेट में लिखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 8वां। 2011 की जनगणना के अनुसार 8वां। 8वां 2011 के अनुसार 8वां। तो फिर अब 7वां कैसे हुआ? तो ये कह रहा है कि 2014 में तेलंगाना अलग हो गया, तो आंध्र प्रदेश टूटा, तो उसकी जनसंख्या हमारे से कम हो गई, तो हम क्या एक पॉइंट जंप कर गए। हालांकि वैज्ञानिक रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन जो डाटा आते हैं सैंपल सर्वे वाले NSSO के, उसके अनुसार जो है वो 8वां स्थान था। 2011 की जनगणना में पूछे तब तो 8वां, और वर्तमान में पूछे तो 7वां स्थान। ठीक, आगे चलिए। वर्तमान में से सर्वाधिक जनसंख्या के 3 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या के 3 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या के 3 जिले जयपुर, जोधपुर, अलवर। जयपुर, जोधपुर, अलवर। सबसे कम जनसंख्या के 3 जिले, सबसे कम जनसंख्या के 3 जिले जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। यानी सबसे कम आबादी कौन से जिले की हुई? जैसलमेर की। उससे ज्यादा प्रतापगढ़, उससे ज्यादा फिर सिरोही। आगे लिखिए, सर्वाधिक आबादी वाले 3 शहर, सर्वाधिक आबादी वाले 3 शहर। शहर में जिले में क्या अंतर होगा? सर्वाधिक आबादी वाले है शहर में तो बीकानेर नगर निगम की सीमा, बीकानेर सिटी, और बीकानेर जिला नोखा, कोलायत, लूणकर, सर, खाजूवाड़ा, वो सारे आ जाएंगे चारों तरफ, मतलब जो उपखंड तहसीलें वगैरह सब आ जाएंगे। अब आते हैं शहर की बात करें। सर्वाधिक आबादी के 3 शहर जयपुर, जोधपुर, कोटा। सर्वाधिक आबादी के 3 शहर जयपुर, जोधपुर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, कोटा।
अगला लिखिए, अगला पॉइंट पैराग्राफ चेंज करके, सर्वाधिक हिंदू आबादी प्रतिशत का जिला, हिंदू आबादी प्रतिशत, हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? संख्या पूछ, मैं प्रतिशत पूछ, जयपुर तो मैं इसलिए ले ही नहीं रहा हूं। प्रतिशत डूंगरपुर, प्रतिशत डूंगरपुर। सर्वाधिक हिंदू आबादी का प्रतिशत डूंगरपुर 96.81, 96.81, यानी डूंगरपुर में 96% हिंदू आबादी है, 4% में अदर्स आबादी है। तो सर्वाधिक हिंदू आबादी का प्रतिशत, संख्या में तो सबको पता होगा कि जयपुर में हिंदू में भी आएगा, मुस्लिम में भी आएगा, सिख में, वो तो ज्यादा बड़ा सब में आ जाएगा, प्रतिशत पूछेगा वो। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी का प्रतिशत, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत जैसलमेर 25.1, जैसलमेर 25.1 सर्वाधिक मुस्लिम आबादी का प्रतिशत, जैसलमेर 25.1। सर्वाधिक ईसाई आबादी का प्रतिशत, बस 3 ही लिखिए, ज्यादा मत लिखिए। सर्वाधिक ईसाई आबादी का प्रतिशत बांसवाड़ा 1.24, बांसवाड़ा 1.24। बांसवाड़ा 1 पॉइंट। अब आगे आ जाइए, राजस्थान की जनसंख्या में सभी धर्मों का प्रतिशत, अगली पॉइंट, राजस्थान की जनसंख्या में सभी धर्मों का प्रतिशत। पहला लिखिए हिंदू प्रतिशत 88.49, 88.49, 88.49। मुस्लिम प्रतिशत 88.49, मुस्लिम प्रतिशत 9.06, 9.06। सिख प्रतिशत 1.27, 1.27। जैन प्रतिशत 0.91, जैन प्रतिशत 0.91, 0.91। अब आ जाए ये शहरी व ग्रामीण प्रतिशत, शहरी व ग्रामीण प्रतिशत का अनुपात, शहरी व ग्रामीण प्रतिशत का अनुपात 75.10 अनुपात, सॉरी शहरी और ग्रामीण है ना, तो पहले ग्रामीण लिख लीजिए। शहरी का कितना है? शहरी अब मैंने क्या लाइन लिखाई गया है? हाँ, तो पहले शहरी प्रतिशत, शहरी और ग्रामीण दिखाना, तो पहले शहरी प्रतिशत लिखिए 24.9, शहरी आबादी 24.9, ग्रामीण आबादी 75.1, ग्रामीण आबादी 75 क्या मतलब, क्या शो कर रहा है कि राजस्थान का हर 4 में से 3 व्यक्ति कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं, 1 व्यक्ति शहर में रहता है। 75.1 मतलब 100 में से 25 लोग शहर में मिलेंगे, 75 लोग अपने को कहाँ मिलेंगे? गांव में रहते हैं। यानी आज भी ग्रामीण आबादी राजस्थान की बहुत ज़्यादा है, शहर में तो बहुत थोड़ी सी आबादी है। आगे चलिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत डूंगरपुर, ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत का जिला डूंगरपुर
93.6, 93.6, डूंगरपुर 93.6। कहने का मतलब क्या हुआ कि डूंगरपुर के अंदर 90-93 लोग कहाँ रहते हैं? गांव में। 7% लोग ही डूंगरपुर सिटी में मिलेंगे, बाकी सब आसपास के गांव में। सर्वाधिक शहरी आबादी का प्रतिशत, कोटा 60.31, 60.31, यानी कोटा की 60% आबादी कहाँ रहती है? शहरों में। और डूंगरपुर की केवल 7 गाँव में आबादी ज़्यादा है, शहर में सिर्फ केवल 7% ही है। कहाँ 60% और कहाँ 7%। तो अब उसको वो उल्टा कर दे कि भाई सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कौन से जिले में है? कोटा में आ जाएगा। जब शहरी ज़्यादा है तो न्यूनतम अपना आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सर्वाधिक शहरी आबादी प्रतिशत के 3 जिले, ये ध्यान रख लीजिए। सर्वाधिक शहरी आबादी प्रतिशत के 3 जिले, 3 जिले जहां शहरी आबादी सबसे ज्यादा है। तीन जिले, कोटा, जयपुर, अजमेर। कोटा, जयपुर, अजमेर। न्यूनतम शहरी आबादी या अधिकतम ग्रामीण आबादी के 3 जिले। न्यूनतम शहरी ऑब्लिक अधिकतम ग्रामीण, न्यूनतम शहरी ऑब्लिक अधिकतम ग्रामीण आबादी के जिले। अधिकतम ग्रामीण आबादी, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जिला, अनुसूचित जाति का आबादी सर्वाधिक किस जिले में है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति जयपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या जयपुर। परंतु संख्या पूछो, परंतु इसी में लिख लीजिए, परंतु सर्वाधिक प्रतिशत गंगानगर जिले में है। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो गंगानगर जिले में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी का जिला, अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे ज्यादा किस जिले में है? उदयपुर। उदयपुर। न्यूनतम जनजाति आबादी बीकानेर। न्यूनतम जनजाति आबादी बीकानेर। ये तो आबादी के हिसाब से आ गया। अब आ जाइए प्रतिशत, 2 लाइन और लिख लीजिए। प्रतिशत, हाँ न्यूनतम जनजाति। अब आ जाइए प्रतिशत। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बांसवाड़ा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। न्यूनतम जनजाति प्रतिशत, न्यूनतम जनजाति प्रतिशत नागौर।
नागौर। अब लिखिए जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर 21.31%, 21.31%। जनसंख्या वृद्धि दर 21 पॉइंट, ब्रैकेट में कर दीजिए दशकीय, दशकीय 21.31 दशकीय। अब वो वार्षिक वृद्धि दर पूछ ले तो क्या करेंगे इसके अंदर? 21.31 है, वो वार्षिक पूछ ले, राजस्थान की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, हर साल कितने लोग बढ़ रहे हैं, ये तो 10 साल में बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो कितना आ जाएगा 2.13। इसको पॉइंट आगे कर देंगे ना, ये तो दशकीय है। अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान की वार्षिक वृद्धि दर कितना है तो 2.13, और दशकीय पूछते हैं तो पॉइंट इधर आ जाएगा। समझ में आ गया ना, 10 का डिवाइड कर देंगे वो दशकीय वृद्धि दर हो जाएगी। दशकीय वृद्धि दर और वार्षिक वृद्धि दर करना है तो पॉइंट आगे ले जाइए, 2.3 बना। हर साल 2.13 बढ़ रहे हैं तो 10 साल में कितने बढ़ जाएगा? 21.3। सिंपल है। आगे चलिए, जनसंख्या वृद्धि दर में स्थान 9वां, जनसंख्या वृद्धि दर में राजस्थान का स्थान 9वां। सर्वाधिक वृद्धि दर के 3 जिले, सर्वाधिक वृद्धि दर के 3 जिले जिसमें आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी, सर्वाधिक वृद्धि दर के 3 जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। न्यूनतम वृद्धि दर के 3 जिले, न्यूनतम वृद्धि दर के 3 जिले गंगानगर, झुंझुनू, पाली। गंगानगर, झुंझुनू, पाली। गंगानगर, झुंझुनू, पाली न्यूनतम वृद्धि दर है, प्रतिशत ही है। गंगानगर का लिखिए प्रतिशत के अंदर 10.0%, झुंझुनू 11.7%। गंगानगर में 10.0% वृद्धि दर है, झुंझुनू में 10.0, झुंझुनू में 11.7%, झुंझुनू में 11.7%। और अगर ज्यादा में पूछे तो बाड़मेर में 32.5, जैसलमेर में 31.8, ज्यादा वाले में लिखना चाहे तो बाड़मेर 32.5, जैसलमेर 31.8। आगे आ जाइए, है जोधपुर 27.7, है न्यूनतम। पाली में 11.9, 11.9। भरतपुर की जनसंख्या वृद्धि दर और राजस्थान की वृद्धि दर बराबर है। एक लाइन लिख लीजिए, भरतपुर की जनसंख्या वृद्धि दर और राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर बराबर है। वह राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर बराबर है। राजस्थान में अपन ने 21 पॉइंट लिया ना, 21.31, भरतपुर की भी 21.31। डेंसिटी, अगला पॉइंट, डेंसिटी घनत्व, घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। इसमें लिखिए भारत का घनत्व 382, राजस्थान का घनत्व 200,
भारत का घनत्व 382, राजस्थान का घनत्व 200। घनत्व की दृष्टि से स्थान 18वां। घनत्व की दृष्टि से स्थान, राजस्थान का स्थान 18वां, 18। देश में स्थान, घनत्व में स्थान क्या शो करता है, ये चीज क्या इंडिकेशन करी है? इसका मतलब भूमि देश में राजस्थान में पड़ी है और कहीं नहीं है। दिल्ली का घनत्व देखिए आप कितना है, दिल्ली का है 11,320 और राजस्थान बीकानेर का कितना है 87 और 11,320 एक स्क्वायर किलोमीटर में। कहाँ 87 लोग रह रहे हैं और कहाँ 11,320 लोग रह रहे हैं। फिर भी हमें लगता है कि बीकानेर की आबादी बढ़ गई। कई बार कई रोड को इधर से इधर क्रॉस करना है, रोड क्रॉस करनी है तो 10 मिनट ठहरना पड़ता है, तो कोई गाड़ियों की रेल आ ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है, बहुत है। जैसलमेर की डेंसिटी सबसे कम है, 13 ही है उसके, 13 से 17 होगी शायद उस बार, अब 17 आ गई उसकी। इतनी कम डेंसिटी है, फिर भी हमें लग रहा है कि बीकानेर की आबादी बहुत बढ़ गई। आप दिल्ली में जाके देखिए 11,000 है। यहाँ पर तो मेरे को रेलवे का फाटक खुले बंद हो जाए तो उसके बाद में खुल जाए तो 10 मिनट लग जाते हैं क्रॉस करने में। आगे लिखिए, सर्वाधिक घनत्व वाले 5 जिले लिख लीजिए। सर्वाधिक घनत्व वाले 5 जिले। जयपुर 595, जयपुर 595, हाँ 595 प्रति वर्ग किलोमीटर। जयपुर 595। भरतपुर 503, दौसा 503, दौसा 476, अलवर 438, अलवर 438 ये चारों, और अलवर के बाद में बांसवाड़ा 300, 438, बांसवाड़ा 397, अलवर 438, बांसवाड़ा 397, धौलपुर 398, बांसवाड़ा 397। देखिए 4 जिले है ना, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा काट दीजिए, फिर धौलपुर 5 ही लिख रही है। धौलपुर 398, धौलपुर 398। ये सारे जिले कहाँ मिलते हैं? अपने को ज्योग्राफी पढ़ी अच्छी तरह से, पूर्व क्यों मिलते हैं, ये डेंसिटी क्यों है वहां पे जाना है? गंगा का मैदान है, जलोढ़ मिट्टी है, नई उपजाऊ है, इसी वजह से खेती बाड़ी वहां जा रही है, इसी वजह से पॉपुलेशन, भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ है। ये पूरा का पूरा अपने पढ़ा उस समय का, पूर्वी राजस्थान में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है उपजाऊ मिट्टी की वजह से, जलोढ़ मिट्टी। जैसलमेर वाला। आगे लिखिए, न्यूनतम घनत्व के 5 जिले। न्यूनतम घनत्व के 5 जिले, जैसलमेर 17, जैसलमेर 17, जैसलमेर 17, बीकानेर 78, सेकंड लोएस्ट है बीकानेर 78, बाड़मेर 92, चूरू 147, बाड़मेर 92, चूरू 147, 92, चूरू 147। राजस्थान का औसत घनत्व लिखवा दिया क्या? 200। राजस्थान का औसत घनत्व लिखवा दिया क्या? हाँ, कितना आया है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर 161, जोधपुर 161, जोधपुर 161। एक लाइन इसमें लिख लीजिए, जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व
राजस्थान का औसत घनत्व 200। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व ब्रैकेट में 17, जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17। अरुणाचल प्रदेश का घनत्व 17 के बराबर है, जो कि भारत में सबसे लोएस्ट है। अरुणाचल पूरे इंडिया के अंदर सबसे लो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के घनत्व के बराबर है। यानी राजस्थान का लोएस्ट घनत्व का जिला और भारत का लोएस्ट घनत्व का राज्य, दोनों में पॉपुलेशन घनत्व कितना है? अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, डेजर्ट्स, ठंडा डेजर्ट्स है, और अपना राजस्थान गर्म डेजर्ट्स है। तो अब भूमि बची कहाँ है? राजस्थान में बची है देश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में वहाँ तो एडवर्सिटी है, यहाँ नहर आ गई तो इसलिए भूमि, यहाँ कीमत कहाँ है? यहाँ है। अब भूमि की कीमत कहाँ बढ़ेगी? राजस्थान में बढ़ेगी, तो और कहीं जगह ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश वो इलाका क्या है कि ठंडा इलाका है। कल इसमें आगे और लेंगे।